हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, कुछ कमेंट्स आए थे और कुछ मेल भी विद्यार्थियों के कि जलवायु परिवर्तन पे कॉम्प्रहेंसिव वे में टोटल जो इसकी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसे पूरा एक्सप्लेन किया जाए। क्योंकि देखिए, बहुत सारे सम्मेलन हो चुके हैं, लेकिन कम से कम 8 से 10 ऐसे पॉइंट्स हैं जो अगर आपको कंठस्थ रहेंगे तो आप जलवायु परिवर्तन पे, जहाँ मान के चलिए कि जलवायु से रिलेटेड कई तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं, आप उन्हें बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। एक बात याद रखिए, जब भी आप जलवायु परिवर्तन पे मुख्य परीक्षा में अपने आंसर को लिखेंगे, जहां प्रीलिम्स में भी ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, कई बार ये पूछ लिया जाता है आईपीसीसी वगैरह जो है, इसे कौन सी दो संस्थाओं ने बनाया था, कब बनाया था, आपका जो यूएनएफसीसी है कब आया, आपका ग्रीन क्लाइमेट फंड कब आया, किस वाले सम्मेलन में आया था, कौन सा यूएनएफसीसी था, कॉप कौन सा था। इस तरह के कई सारे प्रश्न आपके प्रीलिम्स में भी आते हैं और मेंस में भी। क्योंकि मान के चलिए कि जलवायु एक इतनी बड़ी आज की समस्या है, जलवायु परिवर्तन, जलवायु संकट, कि इस पे आपको निबंध आप देखेंगे लगभग हर साल आता है, थोड़ा सा चेंज करके। ठीक है, हर साल आपको निबंध मिलेगा, मेंस में क्वेश्चन मिलेगा, और कहीं ना कहीं अगर आप साक्षात्कार में भी बैठे हैं तो आपसे इस पे प्रश्न पूछा ही जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। इसी जलवायु परिवर्तन, जलवायु संकट के ही कई सारे टाइप्स हैं। इसी में आपको फिर कई बार गैसेस के ऊपर, वाटर क्राइसिस के ऊपर अलग अलग फेज में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्लेशियर जो मेल्टिंग हो रही है उस पर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए थोड़ा सा टोटल पूरा कानूनी ढांचा देखते हैं, किस तरीके से इस पर जो है कानूनी, मतलब कि जो पूरा विश्व है उसने इसे एक बहुत बड़ी समस्या मानते हुए इस पे अपनी कार्रवाई को शुरू किया। देखिए, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के प्रमुख अगर घटनाक्रम देखेंगे, सबसे पहले 1979 की बात करते हैं। मित्रों, 1979 में सबसे पहले आपका पहला विश्व का जलवायु सम्मेलन, ये हम इंग्लिश में भी आपको सारा डेटा प्रोवाइड कर देंगे। आप डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का लिंक है, और हमने बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को भी आज शुरू कर दिया है। और मित्रों, यूपी और आपके बीपीएससी दोनों पर ही मेंस के आंसर राइटिंग के ग्रुप हमारे रन हो रहे हैं। आप हमारे मॉडल आंसर्स, कॉपी रिव्यू के सैंपल चैनल पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसको शुरू करते हैं। 1979 में पहला विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ, जिसमें जलवायु परिवर्तन को वैश्विक चिंता के रूप में मान्यता दी गई। तो सबसे पहला आपका यहां पर सम्मेलन आ गया 1979 का। इसके बाद क्या हुआ मित्रों, 1988 में आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज की स्थापना हुई। यूनैप और डब्ल्यूएमओ, इन दोनों ने मिलकर जलवायु विज्ञान और उसके प्रभावों का आकलन करने के लिए आईपीसीसी को एस्टैब्लिश किया। इसने अपनी पहली जो मूल्यांकन रिपोर्ट है 1990 में दी थी। ठीक है, हम सीधे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा इसमें कोई कहानी नहीं है। सीधे अगर आपको ये 6 से 7 पॉइंट पता है, आप अपने मेंस में लिखिए, अपने आंसर में लिखिए, आपको सीधे अच्छे अच्छे अंक मिलेंगे। तो सीधा आप इन पॉइंट्स को राइट डाउन करते जाइए। पहला, 1979 में पहला विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ। ठीक है, 1988 में आईपीसीसी, जो यूनैप और डब्ल्यूएमओ ने एस्टैब्लिश किया, किस लिए? ताकि पूरी गतिविधियों को, जलवायु परिवर्तन पे उसका क्या असर है ये देखा जा सके। ठीक है, इसके बाद मित्रों देखिए, 1990 में आईपीसीसी की पहली मूल्यांकन रिपोर्ट आई, जिसकी पुष्टि की गई कि भाई मानव गतिविधियों का जलवायु परिवर्तन पे काफी बड़ा असर है। इसलिए वैश्विक संधि की सिफारिश की गई, और यही वैश्विक संधि हमें दिखती है 1992 में। पहली बार आपका रियो अर्थ समिट हुआ था, इसमें यूएनएफसीसीसी, ये ट्रिपल सी जो है, यूएनएफ ट्रिपल सी, जो आप आजकल देख रहे होंगे, COP 29 हो चुका है, COP 30 आपका बैलन ब्राजील में होने वाला है। तो ये उसी प्रक्रिया के क्रम में ये पहला है, 1992 रियो। इसी में आपका विभेदित जिम्मेदारियां, मतलब कि जो आपका था विभेदित, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, CBDR आपकी जो कॉन्सेप्ट है, पूछा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये CBDR और यूएनएफसीसी वगैरह। ये आपका 1992 रियो समिट पे आपको पीटी में कई बार क्वेश्चन आता है, इसी में आया था। 1994 में आपका यूएनएफसीसी जो है प्रभाव में आ गया, मतलब कि लागू हो गया, इसे कानूनी मान्यता मिली, लगभग सभी देशों की भागीदारी हुई इसमें। ठीक है, आगे इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण है क्योटो प्रोटोकॉल, पहली बाध्यकारी उत्सर्जन लक्ष्य संधि है, जिसमें कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य रखा गया कि भाई ग्रीन हाउस जो गैस है, इसके उत्सर्जन को कम करना पड़ेगा, जिसमें कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म को स्टार्ट किया गया, जिसमें क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म रखी गई। मान लीजिए अगर दो पार्टियां हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक रेंज रख दी गई है, कोटा रख दिया गया है एमिशन का। अगर ये बंदा अपने टोटल कोटे का 80% ही यूज करता है, 20% बचा लेता है, दूसरा बंदा 110 कर जा रहा है, मतलब कि जो रेंज या कोटा दिया गया है एमिशन का उससे ऊपर चला जाता है, तो इसे खरीदना पड़ेगा आपके ये जो CDM, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के तहत जो आपका है, क्योंकि ये जो बंदा जो 20% इसने कम मतलब कि एमिशन को फैलाया है, तो ये इसके पास बोनस है, ये बेच सकता है, ट्रेडिंग कर सकता है। ठीक है,
तो ये इस तरह से कार्बन ट्रेडिंग को स्टार्ट किया गया। कुल मिला के ये सारी चीज़ें जो थी ये आपके ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करने के लिए ही स्टार्ट की गई थी। पहला प्रतिबद्धता चरण 2008 से 12 रखा गया था और 12 के बाद बढ़ाया गया था, दोहा संशोधन आया, ठीक है, दोहा कॉन्फ्रेंस में इसे और आगे बढ़ाया गया। मैं सीधे सीधे आपको सिर्फ कोर पॉइंट्स बता रहा हूं जो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे कोप 30 आपको नहीं बताए जा सकते, बस सबसे बड़े आप याद रखिए जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बस सिर्फ आपको एक एक दो दो लाइन में कोर पॉइंट्स बता रहा हूँ। सीधा अगर आपको ये 10 पॉइंट भी याद हो गए तो आप सबसे बेहतरीन अपना आंसर लिखेंगे और निबंध में भी आप सबसे ज़्यादा डेटा दे पाएंगे। ठीक है मित्रों, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और पेरिस एग्रीमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पे आगे हम लोग बात करेंगे। तो पहली बाध्यकारी उत्सर्जन लक्ष्य संधि थी। विकसित देशों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य रखा गया, निर्धारित किए गए ताकि ग्रीन हाउस गैस जो है उसके उत्सर्जन को कम किया जा सके। कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म में ही क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को स्टार्ट किया गया। ठीक है, पहला प्रतिबद्धता चरण 2008 से 12 था और इसे आगे दोहा संशोधन में 2012 में आगे बढ़ाया गया। कोपेनहेगन समझौता हुआ जिसमें ग्रीन क्लाइमेट फंड बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो कोपेनहेगन जो समझौता है 2009 का, इसमें प्रतिज्ञा आधारित प्रतिबद्धताएं रखी गई कि भाई वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे रखना है। ठीक है, और इसी में आपका ग्रीन क्लाइमेट फंड आया, ये याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड और आपका ग्रीन क्लाइमेट फंड। कांकुन जो आपका है, तो कांकुन समझौता 2010 का है जिसमें अनुकूलन और पारदर्शिता को रखा गया। इसमें अनुकूलन ढांचा एडॉप्शन फ्रेमवर्क की स्थापना की गई ताकि कमजोर देशों की मदद की जा सके, और एक आपका टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म स्थापित किया गया ताकि जलवायु अनुकूलन नवाचार को बढ़ावा मिले। और 2020 तक प्रति वर्ष $100 बिलियन जलवायु वित्त मतलब आपके क्लाइमेट फाइनेंस का लक्ष्य यहां पे रखा गया। पेरिस समझौता 2015 का जो है सार्वभौमिक जलवायु प्रतिबद्धता को दिखाता है। वैश्विक तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के लक्ष्य को पाने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी किया गया। मतलब जो पहले 2 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज थी, अब इसे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के लक्ष्य तक लाने की बात की गई। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, तो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान रखे गए एनडीसी। इसी एनडीसी के क्रम में आपको भारत का पंच अमृत पता होगा। ठीक है, तो आपने कमेंट्स में पंच अमृत के 5 पॉइंट मुझे बताने हैं, जिसमें आपका देखिए 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल की बात की गई है, 45% एमिशन को कम करने की बात की गई है, 1 बिलियन टन कार्बन एमिशन को कम करने की बात की गई है, और इसके अलावा 50% आपके ग्रीन एनर्जी से एनर्जी बनाने की बात की गई है। तो मित्रों ये सारे जो पंचामृत के तत्व हैं ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, और एनडीसी के बारे में या फिर भारत के संदर्भ में कुछ और भी आपको अच्छी इनिशिएटिव पता है तो कमेंट्स में जरूर मेंशन करिए, आपकी एक अच्छी खासी रिवीजन हो जाएगी। वैश्विक जलवायु वित्त और पारदर्शिता तंत्र को मजबूत करने की बात की गई। ग्लासगो आया, ग्लासगो में क्या था, तो कोयला चरणबद्ध रूप से कम करने की बात की गई ग्लासगो में, और नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, तो ये पहली बार था कि किसी कोप में फेजिंग डाउन लाया गया कोल पावर का, कि भाई कोल आपकी पावर, क्योंकि आपको पता होगा कि ज़्यादातर जो हमारी एनर्जी है थर्मल पावर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है उसमें कोयला ही इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक ग्रीन मतलब इनिशिएटिव नहीं है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एमिशन होता है। जलवायु अनुकूलन के लिए लॉज एंड डैमेज सपोर्ट इसमें लाया गया, वित्तीय सहायता और हानि और क्षति सहायता जैसे प्रमुख तत्व इसमें रखे गए जलवायु अनुकूलन के लिए। तो इसमें बस आप ये याद रखिए कि आपके फेजिंग डाउन किया गया कोल पावर को, और नेट जीरो का लक्ष्य आपका ग्लासगो में दिया गया था। तो इस तरीके से मित्रों यहाँ पर ये आपके सारे पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो आपको याद रखने चाहिए। इसके साथ ही COP 29 को एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसमें ग्रीन एनर्जी पे आपकी प्लेज ली गई है 300, पहले जो 100 बिलियन था इसमें $300 बिलियन आपका क्लाइमेट फाइनेंस की बात की गई है। इसमें ग्लोबल एनर्जी स्टोरेज और ग्रीन प्लेज लिया गया है ग्लोबल एनर्जी स्टोरेज करने के लिए। इसमें आपका हाइड्रोजन डिक्लेरेशन लाई गई है, और हाइड्रो मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इसमें भी आपका कम से कम एमिशन हो, इसलिए हाइड्रो नेट जीरो का इसमें लक्ष्य रखा गया है। बाकू इनिशिएटिव फॉर फार्मर्स आई है, फार्मर्स के लिए भी मतलब कई सारी अच्छी चीज़ें स्टार्ट करने के लिए, और इवन जेंडर महिलाओं के लिए भी इसमें आपका जो पहले लीमा फ्रेमवर्क था उसे अपडेट किया गया है कि भाई महिलाओं को लेके भी अब आगे आपको बैलेंस में बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। ग्लोबल एनर्जी इफिशिएंसी अलायंस इसमें स्टैब्लिश किया गया है। इवन मीथेन को काउंटर करने के लिए मीथेन पे भी एक अलायंस लाया गया है, यूके यूएसए की और जर्मनी की आगे अध्यक्षता में, और बाकू डिक्लेरेशन ऑन द क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी भी रखा गया है। टोटल इसके 12 to 13 पॉइंट्स हैं जिसपे हमने वीडियो चैनल पे अपलोड की है, आप एक बार उसे देख लीजिएगा। ये मैंने कुछ कोर इसके 5 to 6 पॉइंट आपको बताए हैं ताकि आपको थोड़ा सा इस पे आइडिया हो जाए।
बाकी मेनली आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं अगर आप क्लाइमेट पे एक काफ़ी अच्छे प्रश्न का उत्तर लिखना चाहते हैं। मेरा मित्रों टारगेट रहता है कि मैं यहाँ पर 25 से 30 या 50 मिनट का कोई लेक्चर ना दूं, सीधे 6 से 7 मिनट में आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं जो आप लिख लें और अपनी परीक्षा में एग्जाम में आप लोग इसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। तो ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। तो मित्रों यहाँ पर आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा कि पंचामृत के पांचों तत्व कौन से हैं, ठीक है। तो आप लोग आराम से अच्छे से पढ़ते रहिए, चीज़ें समय के साथ आपके साथ बहुत आसानी से आप सारी चीज़ों को करके ले जाएंगे। और ये परीक्षा जो है ये एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में आपको इसे एंजॉय करना पड़ेगा। अगर आप इसे चाहते हैं 2 से 4 महीने में अचीव करना तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको एक अच्छी दिनचर्या में आना पड़ेगा, इस प्रोसेस में आपको लगना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी।